सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। फाइनली आज हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज़ थी, ठीक है, हरियाणा जीके की जो सीरीज़ थी लास्ट 5 ईयर के जो है क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। फाइनली आज इसका जो है लास्ट वीडियो है मेरे भाई, ठीक है। आज लास्ट वीडियो है। आज हमने जो है टोटल 142 क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर सोल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी सीरीज आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इस पूरी वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा जी के लगभग ऑलमोस्ट आपकी जो है यहाँ से कवर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। 142 शिफ्टों का मतलब है 5000 क्वेश्चनों की जो है आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आपका सजेशन जरूर बताना, आपका जो है आप क्या सोचते हो इस वीडियो सीरीज के बारे में, कुछ आपने सीखा यहाँ से या फिर नहीं सीखा, वो भी आप जो है मुझे डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे मोटिवेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे अंतिम भाग डिस्कस करने वाले हैं। 142वां भाग जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से जो है आपकी फेवरेट सीरीज यानी कि इंडिया जीके जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंडिया जीके जो है 15 मार्क्स की पूछी जाती है हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, तो ठीक है। तो इंडिया जीके जो है आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की आएगी। तो उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे जो है, जैसे हमने हरियाणा जीके को कवर किया है ना, क्वेश्चन आंसर और नीचे इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसे ही जो है हम इंडिया जीके को भी कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज हम इंडिया जीके को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जीके जो है बहुत बड़ी इंडिया जीके है, और ना ही एचएसएससी ने उसके अंदर टॉपिक डिसाइड किए कि भाई मैं तो जो है ये इंडिया जीके के अंदर 10 टॉपिक जो है पूछने वाली हूँ। ऐसा भी जो है एचएसएससी के द्वारा नहीं बताया गया। इसीलिए जो है हम क्वेश्चन बेस चलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन होंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर पाएंगे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन तक, वो मैं सारे यहाँ पर आपको करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और जो है निरंतर चलते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक पार्ट से जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी लगता था 142 पार्टों तक मैं कैसे पहुँचाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते मैं पहुँच गया ना। इससे आपको ये सीख मिलती है निरंतरता, यानी कि चलते रहना पड़ेगा आपको। मुश्किलें बहुत आएंगी, ठीक है ना करने वाले जो है भटकाने वाली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत आएगी, लेकिन आपको फोकस रखना है आपके एचएसएससी हरियाणा पुलिस सिलेक्शन के अंदर मेरे भाई, ठीक है। कोई भी अपना जो है ध्यान भटकने आपको नहीं देना है। आराम आराम से जो है आप अपने सिलेक्शन पर पहुंच जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गई है थोड़ी सी बातें। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, आज़ादी के बाद हरियाणा भारत के डैश राज्य के रूप में जो है भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था। तो भारत के जो है 17वें राज्य के रूप में जो है ये अभिन्न अंग बन गया था हरियाणा, ठीक है। तो 17वां राज्य बन गया था, और 18वां जो है ये संवैधानिक संशोधन हुआ था मेरे भाई, ठीक है। संवैधानिक संशोधन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कौन से संशोधन के तहत जो है हरियाणा का उदय हुआ था। तो 18वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसके लिए जो है हुकुम सिंह समिति गठित की थी, ये जरूर आप याद रखेंगे, हुकुम सिंह समिति, ठीक है। हुकुम सिंह समिति की जो स्थापना है यानी कि गठन है, कब किया गया था, तो ये 23 सितंबर को किया गया था, ठीक है। 23 सितंबर 1965 को इसको किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की थी, मार्च 1966 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी ने जो है रिकमेंडेशन किया था शाह आयोग का, ठीक है। शाह आयोग किस लिए किया गया था, तो शाह आयोग का जो है निर्धारण हरियाणा की सीमा जो है निर्धारण करने के लिए किया गया था, और इसका गठन जो है 23 अप्रैल को किया गया था मेरे भाई, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर बता दी है, बाकी यहाँ पर बताना जो है पढ़ लेना आप, ठीक है। ये इससे ज़्यादा तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में पहली बार शासन कब लगाया था, राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, जिसका अंत कब हुआ था, 1968 में इसका अंत हुआ था। दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा का 1977 में लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो हरियाणा में कब लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा में 1991 में लगा था, ठीक है। अब इनमें आपको क्या याद रखनी है, इनमें आपको याद रखनी है एग्जैक्ट डेट और मंथ आपको याद रखना है, किस डेट को लगा था, किस मंथ में लगा था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है केंद्र सरकार में यानी कि भारत में जो है उस समय कौन प्रधानमंत्री होते थे,
कौन प्रधानमंत्री होते थे और कौन होते थे, राष्ट्रपति होते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति होते थे। और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या याद रखना है, उस समय कौन, जब ये राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था उस समय हरियाणा के सीएम कौन होते थे और हरियाणा का जो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन होते थे। ये सारी चीजें आपको याद करनी बेहद जरूरी है। बहुत बार एचएसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछती रहेगी। ठीक है, तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1991 में जो है अंतिम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। एवरीथिंग डिटेल यहाँ पे लिख दी है। प्रथम राष्ट्रपति शासन जो हरियाणा में लगा था ना, आपको याद रखना है 21 नवंबर से 1967 से 21 मई 1968 के बीच में लगा था। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है होते थे। प्रधानमंत्री की बात करूं तो इंदिरा गांधी जो है इस समय प्रधानमंत्री होती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूं तो राव वीरेंद्र सिंह जो है इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। और राज्यपाल इस समय हरियाणा के कौन होते थे, बीएन चक्रवर्ती, जो कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के राज्यपाल थे। ऐसे आपको हरियाणा के तीनों जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में अच्छे डिटेल से याद रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे दूसरा राष्ट्रपति शासन है और यहाँ पे तीसरा राष्ट्रपति शासन है मेरे भाई। ठीक है, बस आपको याद रखना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैं बता के आया हूँ, शाह आयोग का गठन जो है हरियाणा की सीमाओं को निर्धारण करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि जेसी शाह आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 23 अप्रैल को जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को जो है इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 31 मई को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कर दी गई थी। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो है 18 सितंबर भी आप याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 18 सितंबर 1966। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित कर दिया गया था। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ये संसद में जो है पारित हो गया था मेरे भाई। ठीक है, और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को आप सभी जानते हैं हरियाणा 17वें राज्य के रूप में 18वें संवैधानिक संशोधन जो है पास करके जो है ये हरियाणा में जो है अलग राज्य बन गया था। हरियाणा का भारत का जो है 17वां राज्य बन गया था मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया विश्व औषधीय वन जो लगभग 5300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा की डैश में स्थित है। तो हरियाणा की कौन सी पहाड़ियों में जो है औषधीय वन यानी कि औषधीय जंगल जो है विकसित किया गया है हरियाणा में। तो अरावली की पहाड़ियों में तो नहीं किया जा सकता, सोहना हिल्स में भी नहीं, ढोसी हिल्स में भी नहीं, तो मोरनी हिल्स हो जाएगा। ठीक है, मोरनी हिल्स हरियाणा के कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला जिले के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अवस्थिति की बात करूं तो विश्व औषधीय वन हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित मोरनी हिल्स में विकसित किया गया है। और यह परियोजना लगभग 5200 से 52,000 से 53,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। सहयोग की बात करें तो हरियाणा सरकार और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का एक साझा प्रयास है। तो ये जरूर आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है, बताइए किस किस के सहयोग से जो है ये विकसित किया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 20 दिसंबर 2018 को किया गया था। ये डेट भी आप याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपसे डेट पूछी जा सकती है, बताइए कब जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, महत्व इसका यहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पुलिस मित्र कक्ष का उद्देश्य नहीं है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है पुलिस मित्र कक्ष जो है स्थापित किया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, हमसे जो है नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। लोगों की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा को सुगम बनाना, सुगम यानी कि सरल बनाना, आसान बनाना, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लोग जो शिकायत कराएंगे उनकी सुविधा भाई आसान करेंगे तभी तो लोग जाएंगे शिकायत करवाने, ये तो बात बिल्कुल सही है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा, समन्वय यानी कि संबंध स्थापित करना। पुलिस आपसे भाईचारा करके बात करेगी, आपसे जो है रिलेशन बना के यानी कि आपसे बेहतर कंडीशन बिल्कुल पोलाइट बात करेगी, तो भी आप अपने कंफर्टेबल फील करेंगे ना, तो उसी हिसाब से जो है ये कथन भी सही हो जाएगा। पुलिस और जनता के बीच में जो है बेहतर संबंध स्थापित करना। ठीक है, आपराधिक मामलों की संख्या को कम करना, ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी भाई। इनका मेन काम तो यही है भाई, आपराधिक जो मामले हैं उनकी संख्या में कमी आ सके भाई, जो है लोगों को जागरूक किया जा सके। चौथा पॉइंट क्या बोला गया, पहली बार अपराधियों को बदलने का अवसर देना, ये कथन जो है गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा है। पुलिस मित्र कक्ष का जो है उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्या, चलिए लिखा है, ये भी देख लेना। पुलिस मित्र कक्ष की स्थापना मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से बैठ के एक बार पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर से जरूर डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही नहीं दी गई है, ठीक है, पढ़ने के लिए दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 14 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है कौन है, ठीक है। तो 2019 में जो है हमारे जो है कृषि मंत्री कौन होते थे, जेपी दलाल होते थे भाई, ठीक है। जयप्रकाश दलाल इनको बोलते हैं ना, जेपी दलाल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब 2026 की बात करूँ तो 2026 जनवरी की बात करूँ तो ये मंत्रालय जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, ये किसके बाद हो जाएगा 2026 में। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, किसके पास हो जाएगा रही ये नहीं पता भाई, ये देख लो भाई, मंत्री श्री श्याम सिंह राणा के पास हो जाएगा, ठीक है। किसान कल्याण मंत्री जो है श्याम सिंह राणा के पास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन ये छोड़ देना भैया, आपको याद नहीं रखना, ये आपको याद रखना है जनवरी 2026 तक का डाटा, ठीक है। जनवरी 2026 में हरियाणा के वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है श्याम सिंह राणा हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा HSGDA का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो HSGDA का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप याद रखना HSGDA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, H से हरियाणा हो जाएगा, S से स्टेट हो जाएगा, G से क्या हो जाएगा, G से ग्राम हो जाएगा, D से डेवलपमेंट हो जाएगा, A से अथॉरिटी हो जाएगा, समझ गए। ये पूरी फुल फॉर्म जरूर आप याद रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना, ठीक है। हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना जो है ये इसका मेन काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ से। संस्थान का नाम क्या है, हरियाणा स्मार्ट ग्राम विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्राधिकरण की स्थापना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गांवों को स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी। यहाँ से आप इसके कार्य भी देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, सविता पुनिया 2018 की अर्जुन विजेता जो कि सिरसा हरियाणा की रहने वाली है, डैश से जुड़ी है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में आपको मिल रही है। आपको क्या क्या याद रखना है, सविता पुनिया, ठीक है। सविता पुनिया जो है ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, आप बताएंगे हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखती हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित सविता पुनिया को जो है अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष मिला था, तो आप बताएंगे 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। या फिर आपसे डायरेक्ट घुमा के दोबारा पूछ लेगा, बताइए हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली सविता पुनिया को जो है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 2018 में जो इनको ये पुरस्कार मिला था। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह गया, ये किस खेल से जुड़ी है, यानी कि कौन सा खेल ये खेलती है, तो ये जो है हॉकी खेलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए ना, ऐसे ही हर क्वेश्चन को आपको टैकल करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, शेखर गुरेरा एक डैश है। तो शेखर गुरेरा क्या है भाई, लोक गायक नहीं है, कवि नहीं है, एथलीट भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा फिर तो, ऑप्शन कार्टूनिस्ट, बिल्कुल सही। तो शेखर गुरेरा क्या हो जाएंगे, एक कार्टूनिस्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का कालिदास अब सभी जानते हैं किसको बोला जाता है, सोनीपत के खांडा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सोनीपत के खांडा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, दीपचंद बहमन का जो है जन्म हुआ था, और इनको हरियाणा का कालिदास जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेना भाई, ये सारा चीज़ें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणा में योगदान दिया है। तो सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणा में लोकगीत में योगदान दिया है, भजन में गीत जो है योगदान दिया है, प्रवचन में योगदान दिया है, हास्य कविताओं में जो है इन्होंने योगदान दिया है, और महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक अत्यंत प्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार हैं। पुरस्कार की बात करूँ तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पृष्ठभूमि की बात करूँ तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से जो है इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख गायक थे। तो गुलाम फरीद जो साबरी होते थे ये एक कव्वाली गायक होते थे भाई, ठीक है। ये कव्वाली गायक होते थे, और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय जो है भाई ये कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। 1930 में जो है तत्कालीन पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और इनके द्वारा 2 प्रमुख कव्वाली गाई गई है, कौन कौन सी, एक तो ये गाई गई है भर दो झोली मेरी, ठीक है।
भर दो झोली मेरी, ये तो सुना होगा ना आपने गाना भर दो झोली मेरी। ये कौन सा गाना है? ये सलमान खान की फिल्म आपने देखी है बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान के अंदर एक गाना आता है, सुना आपने? बजरंगी भाईजान भर दो झोली मेरी मोहम्मद, कुछ ऐसे करके गाना आता है ना। तो उसके अंदर जो गाना है ना वो यही गाना है भाई, भर दो झोली मेरी, ठीक है। एक इन्होंने एक और कवाली गाई है, प्रमुख कवाली कौन सी है? ताजदारे हरम, ठीक है, ताजदारे हरम। एक ये भी इनकी हरम, ठीक है, हरम, ये भी इनकी प्रसिद्ध कवाली है। ये किसने गाई है? तो ये जो है आतिफ असलम के द्वारा गाई गई है, ठीक है। आई होप आपने सुनी होंगी ये कवालियाँ, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में बायोडाटा है, ये आप याद रखना। परिचय: गुलाम फरीद साबरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कव्वाली गायकों में से एक थे। वे प्रसिद्ध साबरी ब्रदर्स जोड़ी के प्रमुख सदस्य थे। हरियाणा से संबंध इनका जन्म 1930 में तत्कालीन पंजाब के रोहतक जिले के कलानौर गांव में जो है हुआ था। विभाजन के बाद जो है अपने परिवार के साथ जो है कराची चले गए थे मेरे भाई, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है हरियाणा का डैश जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। अच्छा, नीचे दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये खुबड़ू हो जाएगा, सोनीपत का गाँव भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो मशरूम का जो प्रथम उत्पादक हमारा हरियाणा राज्य है ना, तो इसका जो है सोनीपत का खुबड़ू गांव हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का सोनीपत जिला खुबड़ू गांव मशरूम उत्पादन में न केवल राज्य में बल्कि पूरे भारत में अग्रणी है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो भारत, हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में जो है पहले स्थान पर है ये सोनीपत जिला, इसका खुबड़ू गाँव जो है मशरूम के उत्पादक में भाई, उत्पादन में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, टांगरी, टंगरी बोल लो या फिर टांगरी बोल लो, और कृष्णावती किसके नाम है? तो आप सभी जानते हैं नदियों के नाम है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? साधु संत पहाड़ों नदियों के नाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। साहिबी और जो साहिबी और कृष्णा नदी आप सभी जानते हैं अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और मारकंडा और टांगरी नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों के जो है नाहन से निकलती है, निचले वाले एरिया से निकलती है, और जो टांगरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा के मोरनी हिल से निकलती है। यहाँ पे लिखा भी होगा ये, ठीक है। ये दोनों के बारे में पढ़ लेना। एक एक चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड रहे, बार बार आपके दिमाग में घूमती रहे, ठीक है। मुझे पता है बार बार आप ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर लिख कर आपको देता हूँ। एटलीस्ट यहाँ तो आप बार बार कर लो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं राई सोनीपत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राई के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, सोनीपत के राई के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? पहले ऐसे दो जो है जिले होते थे हरियाणा के जिसकी सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती थी, माफ कीजिएगा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती थी, ठीक है। तो अब जो है हरियाणा के 3 जिले ऐसे हो गए हैं जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगता है। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? पहला राज्य जो है रोहतक हो जाएगा, ठीक है। पहला राज्य माफ कीजिएगा राज्य बोल रहा हूँ, ये जिला हो जाएगा भाई, ठीक है। पहला जिला कौन सा होएगा? रोहतक हो जाएगा। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? दूसरा जिला चरखी दादरी हो जाएगा, ठीक है, चरखी दादरी हो जाएगा। अब तीसरा जिला जो है क्रिएट कर दिया गया है वही हरियाणा का, आप सभी जानते हैं 23वां जिला कौन बनाया गया है? 23वां जिला जो है हांसी बना दिया गया है भाई, ठीक है। 23वां जिला जो है हांसी बना दिया गया है, और हांसी तीसरा जिला ऐसा बन गया है जिसकी सीमा जो है किसी अन्य राज्य से नहीं मिलता है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे भाई, इसकी जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा कब की थी? ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। सीएम की घोषणा ये पूछी जाएंगी करंट अफेयर हरियाणा में, ठीक है। सीएम की घोषणा कब हुई थी हांसी के जिले के बारे में? तो ये 16 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 16 दिसंबर 2025 को हुई थी, ठीक है। और इसकी अधिकार ऑफिशियल जो है आधिकारिक सूचना यानी कि नोटिफिकेशन कब इसका जारी किया गया था? गजेटेड नोटिफिकेशन जो होता है ना, गजेटेड नोटिफिकेशन, वो कब जारी किया गया था? तो वो 22 दिसंबर को जारी किया गया था, ठीक है। 22 दिसंबर 2025 को ये जारी किया गया था। दोनों डेट जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये रोहतक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? हरियाणा के झज्जर जिले के बादशाह गांव में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया है? तो हरियाणा के झज्जर जिले के बादशाह गांव, बादशाह नहीं आएगा, ये बाड़सा आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। बादशाह नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाड़सा गांव आएगा, बाड़सा
बाड़सा झज्जर, ठीक है, बाड़सा गांव में जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ये लो सेव कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये हरियाणा के जो है झज्जर के बाड़सा गांव में जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की गई थी और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 12 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे लिखा होगा हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा गांव में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स नई दिल्ली का एक प्रमुख विस्तार परिसर है। 12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। 700 से अधिक बिस्तरों वाला यह केंद्र कैंसर के रोकथाम, अनुसंधान और उपचार के लिए समर्पित है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए, ये बाड़सा गाँव है, ऊपर याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की %% आबादी शहरों में रहती है। तो कितने % आबादी शहरों में रहती है? तो ये अच्छा नंबर एग्जैक्ट याद रखना भाई, 34% हो जाएगा, ठीक है। 34 पॉइंट कितना हो जाएगा? 34.8 हो जाएगा, ठीक है, 34.8 हो जाएगा। ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये हरियाणा के जो है शहरी इलाकों में निवास करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ शहरी में, ठीक है, शहरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रामीण। ग्रामीण एरिया में कितने % निवास करती है? तो ये करती है 65.1 करती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, 65.1% जो है ये ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करती है, ठीक है। कुल आबादी की बात करूँ तो कितनी है आबादी हरियाणा की? अभी 2011 की जनगणना ही चलेगी क्योंकि नई जनगणना नहीं आई है। कितनी थी? 253, 2 माइनस हो जाएंगे, 51 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 51 आएगा ना, यहाँ पे 51 आएगा, 51,463 ऐसे जो है आप याद रखेंगे। ये हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2013 के अनुसार, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तक के लिए जो है आप ये याद रखेंगे, शहरी लिंगानुपात कितना है? 873 हो जाएगा, और टोटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे फिलहाल के लिए। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे कम शहरी का, अच्छा कम शहरी वाला भी लिख दिया क्या? कम वाला भी देख लेना भाई, मेवात नू है भाई, ठीक है, जहाँ केवल 11.39 लोग जो है शहरों में रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है, औद्योगिक शहरीकृत जिला है जहाँ लगभग 68.82% जो है आबादी शहरों में रहती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? कालेसर वन में निम्नलिखित में कौन सा पेड़ मिलता है? तो साल के पेड़ जो है कालेसर वन में मिलते हैं, और ये कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के अंदर अवस्थित है। 8 दिसंबर 2003 को इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, और जो है दिसंबर 1996 में जो है इसको किसका दर्जा मिला था? वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा इसको 1996 में मिला था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप सभी जानते होंगे किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं करनाल को जो है हरियाणा का पेरिस कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आज की हमारी वीडियो सेशन यहाँ पे समाप्त होती है। टोटल 20 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे कर लिए है, और यहाँ पर जो है आज हमारा जो है वीडियो सेशन खत्म हो चुका है, वीडियो सीरीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। वीडियो सीरीज आज हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है 142 भागों की, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए और जो है आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही चलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है, रुकेंगे नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, आपको भी नहीं रुकना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एवरीथिंग आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया है ना, तो दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। जितनी बार आप उसको जो है पढ़ोगे ना, उतना जो है वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर आपका तुरंत दिमाग जो है उस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर देगा आपके सामने मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बेहद जरूरी है। 142 शिफ्ट यानी कि 5000 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। चाहे आप कहीं से भी देख लेना, एग्जैक्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज ना तो यूट्यूब पर आपको कहीं मिलेगी, ठीक है, और ना ही आपको बुक में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप देख लेना मेरे भाई, एवरीथिंग मेरे हिसाब से मैंने मेरा जितना बेस्ट हो सकता था मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अब आपका जो सुझाव है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये टोटल 142 शिफ्टों की सीरीज आपको कैसी लगी है, ठीक है, थोड़ा सा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको बुरी लगी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बुरा कमेंट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, लाइक कर देना, बस इतना सा काम कर देना, बाकी शेयर करो तो आपकी मर्जी है, ना तो कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि भाई यूट्यूब तो हमको मेरे को प्रमोट करता नहीं है। अब आप ही कर सकते हो, करोगे तो आपकी मर्जी है बाकी, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा 2026 में, घबराने की जरूरत नहीं। अगर ईमानदारी आप बरतोगे ना, तो किस्मत और जिंदगी वो भी आपके साथ ईमानदारी बरतेगी मेरे भाई, ठीक है।
सिलेक्शन आप में से ही निकलेगा, कोई बाहर वाला नहीं आएगा या फिर कोई एडिशनल कोई अलग बच्चा नहीं आएगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। आप ही में से सिलेक्शन निकलता है, बस फ़र्क इतना ही होता है, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो डीपली पढ़ते हैं, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। बस आपका दिक्कत यही आती है, जो 50-55 वाले बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ MCQ पे प्रेस हो जाते हैं पहले ही दिन से, ठीक है। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और MCQ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे भाई MCQ से कंप्लीट जानकारी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। हाँ, आप चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप कोई भी MCQ लगाओ, कहीं का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी ही पूरी नहीं होगी तो आप कैसे किसी MCQ को जो है टैकल कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। वो टाइम चला गया कि भाई जब नॉर्मल हरियाणा जीके के क्वेश्चन आते थे और सभी करके जो है पास हो जाते थे, ठीक है। अब 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे डालेगा एग्जामिनर, जो सिर्फ उसी बच्चे ने पढ़े होंगे जिसने डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा मेरे भाई, समझ गए। बाकी आप समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, हम तैयारी करते रहेंगे और नेक्स्ट मंडे से जो है आपकी इंडिया जीके की स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, इसी फॉर्म में जो है हम इंडिया जीके करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।